5 करोड़ कमा लोगे, 10, 15, 16 एक टाइम पे आके वो बैंक का पैसा है। You cannot use that. लोगों को नहीं पता। बिल्कुल सही बात। 10 से 50 करने हैं, 50 से 100 करने हैं, 100 से 150, भाई आप यूज ही नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, आप खुद को चैलेंज करे जा रहे हो लेकिन आप उसका यूज नहीं कर रहे हो। आपके पास है टाइम कम है, यू कैन नॉट बाय टाइम। हाँ, आप चाहे 50,000 करोड़ कमा लो, आप टाइम नहीं खरीद सकते, नॉट इवन अ मिनट। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो अगर आपके पास एक पैसा आ गया है जिससे आप ये लाइफ जी सकते हो तो जियो। बिल्कुल सही बात है। आपको क्यों वो करना है दिखावा? और दिस इज रियली ब्यूटीफुल मैन। मेरे कजन एक ब्यूटीफुल बंदी को डेट कर रहा था और अचानक से एक नॉर्मल सी बंदी को डेट करने लग गया। तो आई वाज लाइक कि मैंने उससे वैसे ही पूछा कि यार क्या हुआ भाई, ठीक है इसको डेट करने लग गया, उसे क्यों छोड़ दिया? तो उसने बोला कि जो वो पहले वाली बंदी थी वो मुझे रिस्पेक्ट नहीं देती थी, और ये जो बंदी है ये मुझे रिस्पेक्ट करती है, मेरी बात सुनती है, तो मुझे इसके साथ सुकून मिलता है बेसिकली। इसमें इतनी क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अब रिस्पेक्ट इज नॉट जस्ट अबाउट रिस्पेक्ट, इट इज ऑल्सो अबाउट द सटल बिहेवियर्स दैट कम बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ रिस्पेक्ट। अगर मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ तो ठीक है, मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है, मत करो रिस्पेक्ट। लेकिन इट विल नॉट ओनली शो अप इन दैट, इट विल ऑल्सो शो अप इन हाउ आई एम टॉकिंग टू यू, हाउ आई एम टॉन्टिंग यू, हाउ आई एम कॉलिंग यू नेम्स, हाउ माई टोन इज चेंजिंग विथ यू, हाउ आई एम बिहेविंग अराउंड यू, हाउ आई एम टॉकिंग अबाउट यू। अब सोचो, मैं आपके साथ हर दिन रह रहा हूँ और मेरे टोन आपके साथ बहुत रूड है, मेरी बात करने का तरीका बहुत रूड है, मैं चिल्ला रहा हूँ कॉन्स्टेंटली आपसे, मैं कॉन्स्टेंटली फाइट्स पिक कर रहा हूँ, मैं कॉन्स्टेंटली आपके बारे में घटिया बातें कर रहा हूँ बाहर जाकर, क्या वो मैटर करेगा आपको? करेगा, बट मैं क्यों लूँगा? दैट्स द पॉइंट अबाउट इट, है ना? अब ये चीज़ अगेन आ जाती है ना कि आपने अगेन एज अ मैन आपने अट्रैक्ट किया द वेरी फर्स्ट थिंग, जो बेसिक बायोलॉजिकल अर्ज कि आई वांट टू गेट अट्रैक्टेड टू द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑन द प्लैनेट। तो आपके दिमाग में क्या कर रहा है कि मैं तो ऑलरेडी अपने बेस्ट पीक पे चल रहा हूँ, कैटरीना कैफ को डेट कर रहा हूँ, राइट, मैं कैटरीना कैफ को डेट कर रहा हूँ, विच मीन्स कि थोड़ा तो मुझे सेफ गार्ड करके चलना पड़ेगा। मैंने लैम्बोर्गिनी खरीद तो ली है, अब इसको थोड़ा बचा के रखना पड़ेगा ना। तो उस चक्कर में हम थोड़े कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पे आ जाते हैं, तो वी कीप ऑन टेकिंग शिट विच वी डोंट एक्चुअली वुड डू नॉर्मली। तो वो करते रहते हैं टिल द पॉइंट वी हिट द थ्रेशोल्ड कि नहीं भाई जिससे ज़्यादा नहीं हो रहा है, देन वी लीव। बट एक्चुअली यू आर राइट कि रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं है। अगर दोनों पार्टनर को एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट है, इट विल शो अप इन एवरीथिंग, एंड दैट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप। बाकी एवरीथिंग इज टेम्पररी। हाँ, वो शॉक कि मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या बोल दिया भाई आपने। मैंने बोला यार ऐसा मैंने क्या बोला इसमें कि वो इतनी मतलब पूरी वो रील फट गई है एक तरह से। इवन यूट्यूब में भी आई गॉट 1 मिलियन व्यूज ऑन शॉर्ट। अच्छा, आई वाज लाइक कि यार ये ऐसा क्या रिस्पेक्ट में इतना बंदों को रिस्पेक्ट लगती है, खासकर ये मेन। हाँ, मेन को ज़्यादा है ना, बिकॉज आपके लिए तो अथॉरिटी ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है। आपके लिए अथॉरिटी पावर इंपॉर्टेंट है मेन के लिए, तो हमें तो वो चाहिए, हम सीख कर रहे हैं रिस्पेक्ट। हम जो चीज़ बिल्ड करना चाह रहे हैं कनेक्शन सोसाइटी में प्लेस, ये रिस्पेक्ट के लिए तो कर रहे हैं। करेक्ट, कि चिप से मजा तो आ रहा है ना। आपने बेस ही बना दिया कि डिसरिस्पेक्ट से बेस स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपने एक मैसेज किया 6 घंटे रिप्लाई नहीं आ रहा। हाँ, आप कह रहे हो ठीक है, आप इमीडिएटली रिप्लाई कर रहे हो, क्यों भाई? बिल्कुल, आपने बेस ही क्रिएट किया वैसा। आप बेस ऐसा क्रिएट मत करो ना। बिल्कुल ट्रू, 100% ट्रू, ताकि वो रिस्पेक्ट आपको फिर मांगनी नहीं पड़ेगी, आपको मिलेगी। बिल्कुल 100%। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा फिजिकल इंटीमेसी के बारे में, जब कोई बात ही नहीं है फिर आप शादी जैसा एक पूरा फेस्टिवल बना देते हो शादी को, और बड़े धूमधाम से वो बेड सजाते हो, सबको पता है कि वहाँ क्या होना है। बिल्कुल, तो वो आप क्यों कर रहे हो? फिर वो भी मत करो। और जो अरेंज मैरिज है उसमें आप पहले आप कह रहे हो कि लड़के से बात ही मत करो, स्ट्रेंजर है, इसके साथ कैसे आप बात कर रहे हो। फिर आप अगेन आपने सुना होगा कि वो स्ट्रेंजर के साथ ही आप कह रहे हो जाओ आप पहले तो फिजिकल इन्वॉल्व हो पहली रात में। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर आप मैरिज कर रहे हो, मैरिज से पहले मेक श्योर कि आप 15-20 दिन समझो इंसान को, जाओ और एटलीस्ट कहीं पे ट्रैवल करो, देन ओनली विल गेट टू नो। स्विट्जरलैंड चले जाओ। हाँ, बिल्कुल सही बात है, जहाँ आपकी जितनी आपकी अग्रीड। आई थिंक दिस इज द चेंज दैट वी नीड एज अ सोसाइटी, वी नीड दिस चेंज। एंड ये दिमाग से जब बर्डन हट जाएगा ना कि मुझे डेट शादी के लिए नहीं करना है, तब इंसान सच में ऑब्जर्व करे। बिकॉज आधे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल आर डेटिंग टू मैरी। तो आपने तो पहले ही ऑब्लिगेशन लगा दी ये बात, सच है, आई एम डेटिंग टू मैरी, व्हाट आर यू डूइंग देन? मतलब आप कैसे, मतलब हाउ कैन आई डेट यू विद द थॉट कि मुझे शादी करनी है आपसे? तो मैं तो डर डर के काम करूंगा ना सब काम। आई नीड टू डेट, करेक्ट, एंड देन मे बी इफ इट वर्क्स आउट द बेस्ट फॉर अस, वी बोथ विल म्यूचुअली डिसाइड दैट
then will marry. And that is where the healthiest relationships come from. The moment you say, I'm just dating to marry, how do you know that you're dating me to marry? And I'm dating to get physically involved. Yeah, हाँ. अगर वो हो गया तब वो बंदा सोचेगा कि हाँ यार मेरे को, नहीं तो फिर नेक्स्ट आओ. हाँ बिल्कुल, और absolutely. लड़कियां डरी रहती हैं कि यार व्हाट इफ कि मैंने कर लिया, अब तो नहीं है, खैर हाँ. अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट फिर भी लड़कियों को कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड में होता है बिल्कुल कि यार व्हाट इफ कि ये मुझे छोड़ गया, व्हाट इफ कि इसका मन भर गया अगर मैंने पहले ही कर लिया. बिल्कुल. तो ये मुझे नहीं समझ आता सच में कि ये तो गलत है. अगर आप ऐसे ही सोच के कर रहे हो तो हाउ यू विल गोना स्टे 30-40 years डाउन द लाइन. हाँ. अगर आप ये सोच रहे हो कि यार महीने में उसका मन भर जाएगा या इसका मन भर जाएगा, तो आप 30 साल कैसे रहोगे? आई थिंक उसमें भी पार्ट है ना कि देखो, सोशली तो ये चीज़ गलत है जो हम इवॉल्व कर रहे हैं, बट वंस यू फाइंड दैट पर्सन जिसके साथ आप अटैच्ड हो, एंड दैट इज व्हाट लव इज ना. लव क्या है? लव इज अ ब्यूटिफुल फीलिंग दैट मेक्स एवरीथिंग लुक्स गुड. अब बिफोर यू फॉल इन लव यू विल फाइंड फ्लॉज ऑफ दैट पर्सन. जी. ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, and then you fall in love and everything looks magical about that person. Every flaw looks magical. You don't care about the flaws then. Intimacy becomes beautiful. And that is the thing about intimacy. Intimacy में जब emotions involved हो जाते हैं तब वो actually सबसे beautiful part हो जाता है. Emotions without emotion, intimacy without emotion is a mechanical process. खुद कर लो आप उसे अच्छा. लेकिन आपको क्या करना है कि जब intimacy में emotions involved हुआ, that becomes a magic, and that is where मैरिजेस में जब इंटीमेसी आती है तो अच्छा लगता है, तब मज़ा आता है. मतलब जब आपको सिक्योरिटी उस पर्सन के बारे में, आप एक पर्सन दूसरे पर्सन जंप कर रहे हो ज़रूर, बट देयर इज नो इमोशन इन्वॉल्व्ड, देन देयर इज नो फन आउट ऑफ इट. मतलब आप बस अपने दिमाग को चेज में भगाए जा रहे हो कि मुझे कुछ मिल रहा है ऑफ प्रोडक्टिविटी, बट यू आर नॉट गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट, यू आर रनिंग. दैट्स सो ट्रू. जो बात आ गई ना कि मैन ने इतना उसको रिलेशनशिप को सिर्फ उसके अराउंड सराउंड कर दिया, फिजिकल इंटीमेसी के अराउंड, कि दे समहाउ आल्सो लूज द एसेंस ऑफ डेप्थ ऑफ द रिलेशनशिप. क्योंकि रिलेशनशिप में सेक्स का जो पार्ट है, इंटीमेसी का पार्ट है, 5% है. आफ्टर मैरिज यू डोंट केयर अबाउट इट. मैं यही बोल रहा हूँ कि वो अगर उस लड़के ने किया ही नहीं है, वो उससे आगे कुछ देख ही नहीं पा रहा. एग्जैक्टली. वो डेट पे जा रहा है, यही रीजन, यही सोच रहा है. हाँ, दिमाग में यही सोच रहा है. अब वो शादी भी कर गया इसी रीजन की वजह से. बाद में पता लगा यार ये तो था ही नहीं रीजन. अब क्या करूं? हाँ, राइट, एब्सोल्युटली. वो सोच ही नहीं पा रहा यार, हम इमोशनली तो कनेक्टेड ही नहीं है. लड़की पूरी इमोशनली कनेक्टेड है. उसका ध्यान सिर्फ वही है कि यार ये केयरिंग है, बिल्कुल, ये बंदा अच्छा है, ये स्वीटली बात करता है. उसका ध्यान है कि कब हम जाएं. एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली. और जब वो चीज पूरी हुई शादी में, उसकी तो वो चीजें पहले ही पूरी हो गई. घूमना फिरना जो भी उसे चाहिए था, इमोशनल नीड्स. उसको बाद में पता लगा यार ये क्या हो गया, मैं तो फंस गया. बिल्कुल. हाँ, खत्म. सो बट यही दैट्स द होल पॉइंट अबाउट इट ना, कि ये चीज दोनों को समझना पड़ेगा कि हम दोनों एक ऐसे पॉइंट ऑफ कंपेनियनशिप पे आ रहे हैं. तो ये किया जाए कि नहीं किया जाए? अगेन इसका आंसर इज मोर कॉम्प्लेक्स देन व्हाट वी थिंक अबाउट हियर, बिकॉज इतना सिंपली नहीं है. आप वेस्टर्न कंट्रीज में देखो, वहाँ तो हो रहा है चीज़ें, बिकॉज द कल्चर ऑल्सो मेक्स इट नॉर्मल फॉर देम. करेक्ट. इंडिया में अभी जिस स्टेट पे चीज़ें बेटर हो रही है, चीज़ें ओपन हो रही है उस रिगार्ड्स पे, बट इट विल स्टिल टेक अ लॉट ऑफ जनरेशंस टू गेट टू दैट पॉइंट जहाँ पे नो वन विल थिंक अबाउट दैट. आज लोग सोच रहे हैं. यहाँ पे आप सोच के कर रहे हो, ये दिमाग में चल रहा है. वहाँ पे वो कर रहे हैं क्योंकि उन्हें करना है. एंड फिर वो मैरिज विल बी थॉट जो आएगा मान लो बहुत समय बाद. यही बात आ गई ना कि आप एक यंग एज से सेक्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर नीड. You're trying it, experimenting with it, practicing it. You're not thinking about marriage while having sex. उसकी सोच क्या है कि मेरे पापा मम्मी पापा क्या सोचेंगे. लड़की भी आई एम श्योर यही सोच रही है कि यार मेरी मम्मी क्या सोचेगी, मेरा भाई क्या सोचेगा, मैं ठीक कर रही हूँ या गलत. इट्स नॉट अ सिन. इट्स नॉट अ सिन. इफ यू आर डूइंग इट, डू इट विद ऑल योर हार्ट. नहीं तो मत करो ना. बिल्कुल, क्यों करना है? बिल्कुल चुप के क्यों करना है? इसके बारे में कोई बात ही नहीं है. वही कल्चरली बना दिया गया ना इसको, बहुत बड़ा टैबू. मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को लगता है कि लड़के रोते नहीं हैं, बट लड़के रोते हैं, बट वो दिखाते नहीं हैं. प्रॉबली जैसे मेरे मदर अभी यूएस ऑन एंड ऑफ जाते रहते हैं, तो मैं उनके सामने नहीं रो पाता. मैं रोक लेता हूँ वो, और मैं फिर जब वो चले जाते हैं, वो जब कार चली जाती है, उसके बाद आई स्टार्टेड क्राइंग. अब ये क्यों है और ये होना चाहिए कि क्यों नहीं होना चाहिए, आई रियली डोंट नो. कि वो इमोशंस कई बार लगता है यार दिखा देना चाहिए, कई बार लगता है कि नहीं, क्योंकि वही पीछे मैन डोंट क्राई, ये लड़कियों की तरह रो रहा है तू.
तो मैं पूरा रोक लेता हूँ। आई एम श्योर लड़के रोते हैं, बट वो अकेले में रोते हैं। राइट चाहे उनका ब्रेकअप हुआ है, चाहे कुछ भी हुआ है, दे जो रियल मैन है दे डू क्राई, बट साइलेंटली या फिर छुप कर। एब्सोल्युटली। तो वो सामने रो देना चाहिए या इमोशंस अंदर रखने चाहिए? इसी बेटर, हमेशा बेटर है कि अगर आपके पास इतनी पावर एंड फ्रीडम मिल जाए ना कि आप रो सको सबके सामने। एक्चुअली इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग अगर आप कर सको। बट अगेन लाइक यू मेंशन कि मेन के अंदर ऑलरेडी इतना वो विथ होल्ड करने की क्षमता बना दी गई है ना बचपन से, बिकॉज हमें हमेशा डर है जजमेंट का। आई टेल यू सबसे बड़ा इमोशन हर एक मैन क्या फाइट करता है ना, वो है शेम। हमें लगता है शेम क्या, हमें किस बात का, आई डोंट नो, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ एनीथिंग, बट रियलिटी में सबसे बड़ा इमोशन जो हर मैन फाइट करता है वो शेम है। शेम ऑफ बीइंग नॉट मैनली इनफ। सो इफ आई क्राई इन फ्रंट ऑफ समवन, सो पीपल विल मेक फन ऑफ मी। क्योंकि उनको भी यही बोला गया है कि आप रो नहीं सकते, मैन डोंट क्राई। हमें भी वही बोला गया है, हम भी आगे यही बोलेंगे, वो कंटिन्यू होता रहेगा। राइट। और हम बोले ना हमारे बिहेवियर्स में निकल जाता है। करेक्ट। सी लाइक इवन इफ आई डोंट से दैट टू माय सन कि मत रो या रो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा ऐसे वर्ड्स, बट अगर वो मुझे खुद नहीं देखे उस जोन में, तो खुद सीख जाएगा वो चीज़। तो ये एक सोसाइटल पार्ट ऑफ कंडीशनिंग में खुद ब खुद बैठ जाता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर कि हम सब इस शेम को फाइट करते रहते हैं कॉन्स्टेंटली, कि अगर हम रो दे तो शायद लोग मुझे अच्छे तरीके से, उस मैनली तरीके से ना देख पाए। एंड सेम गोस फॉर रिलेशनशिप्स। आई थिंक लेट्स से कि अगर आप बहुत हेल्दी रिलेशनशिप में हो एंड योर पार्टनर इज गिविंग यू दैट स्पेस टू क्राई एंड टू बी योर सेल्फ, टू बी कंप्लीटली वल्नरेबल, फिर भी हम नहीं हो पाएंगे। योर पार्टनर विल टेल यू कि आप बोलो, जो बोलना है बोलो, मैं कुछ नहीं जज करूंगी आपको, आप तब भी नहीं बोल पाओगे सब कुछ। करेक्ट। बिकॉज हम बन चुके हैं उस तरीके से, मोल्ड हो चुके हैं उस तरीके से। तो वो स्पेस ऑफ वल्नरेबिलिटी जो है ना, वो हमारे पास बहुत कम है। बट आई थिंक अगर वल्नरेबल हो जाए हम उस एंगल पे, उस एक्सट्रीमिटी पे, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। बट अगेन इट वॉन्ट चेंज इन अ डे, जनरेशंस लग जाएंगे चेंज होने में, एंड दैट्स ओके। हमें खुद को पुश भी नहीं करना है कि हम चेंज कर ले खुद को। ये भी, इसका भी अपना स्ट्रेंथ है। द वे वी आर इज ऑल्सो अ स्ट्रेंथ, उसका भी अपने फायदे है। The whole part of focusing on a purpose, the whole part of getting and achieving something and doing something great, it's a purpose as well. It's an important thing as well. कि हम emotions को side करके एक purpose driven काम कर रहे हैं। and इसका भी एक evolutionary reason है ना। अगर मैं किसी tribe में हूँ और मेरे tribe का एक member को शेर खा जाता है, लेकिन उस point पे do you have the option of sitting and crying there? No. I just have one option कि मैं अपने घर के खाने के लिए निकला था बाहर। I have to get out, get some food and go back to my family so that I can feed them. I don't have the option. Even back then I did not have the option to hold back and process my emotions back there. तो ये तो बेसिक ingrained है हमारे अंदर। मतलब मैंने कहीं ये पढ़ा है कि breakups hurt, but staying broken hurts more. Absolutely. तो ब्रेकअप हो गया, इमोशनली आप ड्रेन्ड हो चुके हो, अब आपका कुछ करने का मन नहीं करता, तो आप कैसे उसको फिक्स कर सकते हो? इज देयर एनी, कोई है ऐसी चीज जिससे हम फिक्स कर सकते हैं इस चीज को? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। सी ब्रेकअप हर्ट क्यों करता है इतना ज़्यादा? बिकॉज जब हम किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, वी डिवोट आवर आइडेंटिटी टुवर्ड्स दैट पर्सन। आवर वर्थ इज अबाउट दैट पर्सन। देन मेरी वर्थ, मेरी आइडेंटिटी उस पर्सन के बारे में हो जाती है सारी। माई लाइफ सराउंड्स अराउंड दैट पर्सन। तो मतलब मेरी आइडेंटिटी, मेरा वर्थ, मेरी पर्सनैलिटी, मेरी हैबिट्स सब उस इंसान के अराउंड ढल चुके हैं। द मोमेंट दिस पर्सन गोज अवे, दे आर नॉट जस्ट गोइंग अवे, दे आर ऑल्सो टेकिंग अवे माई हैबिट्स, माई सेफ्टी, माई सिक्योरिटी, माई आइडेंटिटी, माई वर्थ, वो सब कुछ लेकर जा रहे हैं। तो जो ब्रेकअप के बाद वो जो खोखलापन होता है ना, एम्प्टीनेस आता है, दैट इज़ नॉट अबाउट लूजिंग देम, इट इज़ मोर अबाउट लूजिंग योर सेल्फ। बिकॉज हमने इतना डिवोट कर दिया था, सरेंडर कर दिया था खुद को उस प्रोसेस में, उस इंसान के साथ, कि जब वो पर्सन गया तो हमारे साथ वो सारी चीज़ें भी चली गई। वो छोटी छोटी आदतें, वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो सेंस ऑफ सेफ्टी, वो सेंस ऑफ आइडेंटिटी, वो सेंस ऑफ वर्थ, ऑल इज टेकन अवे। तो हाउ डू वी गेट आउट ऑफ दैट फीलिंग? बाई रीबिल्डिंग दैट पर्टिकुलर थिंग, सेंस ऑफ सिक्योरिटी, आइडेंटिटी। एंड द बेस्ट वे इज हेयर इज कि ब्रेकअप में आप लूज तो कर रहे हो एक पार्ट को, अपने वर्थ को भी लूज कर रहे हो, बट इट ऑल्सो गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी टू रिकनेक्ट विथ योर सेल्फ। कि ये समझ पाना कि कहीं ना कहीं मेरी जितनी रिलायंस मेरे पार्टनर पे बढ़ चुकी थी, इट वॉज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कहीं ना कहीं मैं वो चीज़ अपने में कमी थी और जो मैं बाकी पर्सन की तो ढूंढ रहा था। जितना वो पार्ट मैं खुद में फिल करने की कोशिश करूंगा सर्टेनिटी के साथ और कनेक्शन के साथ, उतना इट विल काइंड ऑफ मेक मी बेटर, अ बेटर पर्सन, इट विल हील मी फ्रॉम देयर। नेचुरली एक पार्ट तो ज़रूर है कि मैं कितना भी खुद पे काम कर लूँ, रिलेशनशिप का प्लेस कुछ नहीं ले सकता।
देयर इज नथिंग मोर ब्यूटीफुल इन दिस वर्ल्ड देन रिलेशनशिप. वी ऑल नीड समथिंग. तो कोई इंसान कंप्लीट तो कभी नहीं होने वाला है, लेकिन फिर भी आप अपने आप को रिकनेक्ट करने से, रीबिल्ड करने का मौका पाते हो, खुद की हैबिट्स को चेंज कर सकते हो, और लोगों से मिल सकते हो, ताकि आप उन चीज़ों को रिकनेक्ट कर सको. बट अगेन ऑलवेज अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब वो ब्रेकअप होता है तो हम, बिकॉज इट फील्स दैट द अदर पर्सन इज गॉन अवे, दैट इज कॉजिंग मी पेन, वी कीप ऑन चेजिंग दैट पर्सन. And the more we are chasing that person, the more lost we are feeling, because it was never about them, it was about you. Exactly. So try and give your time to rebuild yourself, reconnect with yourself, ताकि उस person को chase करना हम बंद करके खुद पे काम करना चालू करें, and that exactly shows results the most. या दूसरा बंदा या बंदी को वो एक फंसाना नहीं होगा. वो शॉर्ट टर्म आउटपुट है. पता है क्यों? क्योंकि आपने दूसरा पर्सन तो ले लिया तुरंत से, बट आपके अंदर होता तो यही है, बट इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन वाइज, बिकॉज आपने जिस कारण से चीजें एंड हुई आपके फर्स्ट पर्सन के साथ, कुछ ना कुछ तो कमी रही होगी हमारे सामने साथ या उनके साथ जी. हमारे पैटर्न्स में, द वे वी टॉक, द वे वी कम्युनिकेटेड, द वे वी डेल्ट विद सर्टेन थिंग्स, कुछ ना कुछ चीजें रही होंगी. हम तुरंत जब जंप कर गए तो हमें किक तो तुरंत मिला, लेकिन जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज रह गए, अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमास रह गए, वो तो अंदर ही अंदर रह गए. इनफैक्ट ब्रेकअप कॉजेज अ लॉट ऑफ पेन. अब हमें पेन को हटाने के लिए एक नया कुछ तो मिल गया है, लेकिन अब वो अनरिजॉल्व्ड पेन, अनरिजॉल्व्ड गुस्सा, अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा कैसे निकलेगा बाहर? उस दूसरे पर्सन पे निकलेगा. डिड दैट पर्सन डिजर्व ऑल दिस ट्रॉमास एंड पेन? प्रॉब्ली नॉट, बट इट इज कमिंग आउट एंड यू नोटिस दैट, कि आप नोटिस करोगे कि यू आर बीइंग मोर जेलस देन एवर, यू आर बीइंग मोर प्रोटेक्टिव देन एवर, यू आर बीइंग मोर पॉजिटिव देन एवर. व्हाई इज दैट? नॉर्मली तो आप नहीं थे इतना पॉजिटिव, इतना प्रोटेक्टिव, इतना जेलस, इस बार ज़्यादा क्यों हो रहे हो? बिकॉज इतना आपके अंदर हर्ट है अनरिजॉल्व्ड, दैट इट इज कमिंग आउट थ्रू दीज चैनल्स. सो आई थिंक इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू फर्स्ट वर्क ऑन योरसेल्फ, टेक यू सम टाइम एंड देन जंप टू द अनदर रिलेशनशिप. बट मुझे ऐसा लगता है कि जो सेकंड वाला, जो जितना आप प्रोटेक्टिव, या अगर वो पहला वाले में आप जितना प्रोटेक्टिव हो, जो चीज़ें आप उसको बोल सकते हो, सेकंड में ईज हो जाता है बंदा कि यार बस हो गया भाई. प्रॉबली सेकंड में नहीं, आई वुड से कि कुछ के बाद 6, 7, 8 में, कि अब जो करना है भाई कर. क्योंकि टॉक्सिक रिलेशनशिप जो है वो मुझे प्रॉबली यही है कि ये मत कर, वहां मत जा, ये पासवर्ड दे मुझे, वही चीजें 50, मतलब ब्रेकअप किया फिर पैचअप कर लिया, 50 बार वही चीजें रिपीट हो रही. बिल्कुल. तो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप की एक निशानी है. तो बंदा इसको कैसे फिक्स कर सकता है? अगर ये टॉक्सिक रिलेशनशिप की ये चेन बार बार चल रही है, तो क्यों कंटिन्यू करना है? इसको छोड़ो ना. छोड़ दो, बिल्कुल छोड़. बट प्रॉब्लम ये होता है ना कि जितना टॉक्सिक जो चीज़ होता है ना, वो उतना एडिक्टिव भी होता है. मजा आने लग जाता है उसमें. मजा भी नहीं, मजा तो है ही, बिकॉज आप एक लो के बाद एक हाई को चखो, एक डोपामीन नहीं मिलता. एग्जैक्टली, डोपामीन है वो. उसने जैसे ही ब्रेकअप हुआ, उसके बाद आप लो, आपकी एनर्जी है, जैसे ही वो पैचअप वो मना रहा है, वो एनर्जी एकदम ऊपर गई, यू विल फील गुड, और आप फिर वो कीप ऑन डूइंग इट. एग्जैक्टली यार इसी में, क्योंकि आपको मजा आने लग गया. सिंपल से देखो, आप अल्कोहल सब बहुत लोग पीते होंगे लेट्स से, लेकिन अल्कोहल से एडिक्शन उनको ही होता है जिनको स्ट्रेस लाइफ में सबसे ज़्यादा है. फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ इस लेवल इमोशनल लेवल ऑपरेट कर रहे हो, आप ड्रिंक कर रहे हो, तो आपको अच्छा फील हुआ, बट देन यू अगेन बैक टू दिस नॉर्मल लेवल. अब आपको फिर अच्छा फील कराना फरना. लेकिन अब मान लो कोई इंसान यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, वो यहाँ नहीं, आप यहाँ एग्जिस्ट कर रहे हो, वो इंसान यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, बिकॉज ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस्ड है. वो जब अल्कोहल पिएगा तो उसको ये मिलेगा किक. दैट्स सो ट्रू. तो उसको इतने लो से इतना हाई मिला, उसके लिए तो एक मैजिकल थिंग ना, उसको बार बार चाहिए. तो ब्रेन रजिस्टर्स दैट एज एडिक्शन. दिस इज व्हाट एडिक्शन इज. द न्यूरोसाइंस ऑफ एडिक्शन इज दिस. जितना बड़ा गैप उतना बड़ा एडिक्शन, and this is what we keep on chasing. Brain registers that as important information, even in relationships, and we keep on chasing the same person ever and ever again. तो बेसिकली जो अभी ये कौन सी है वो सैयारा मूवी में, वो जो आपने देखी होंगी, नहीं देखी अब तक. हाँ, नहीं, मीम्स तो देख लिया. मैंने भी नहीं देखी. तो ये क्या है कि ये बेसिकली जेनजी जो है उन्हीं वही कर रहे हैं. तो ये सच में इमोशनली ड्रेन, मतलब इमोशनली इतना डिस्टर्ब हो जाते हैं, या दिखावा चल रहा है कि यार मैं ज़्यादा प्यार में हूँ तुझसे ज़्यादा, मैं वो लगा के आया हूँ, मैं लेट गया हूँ, मैं बेहोश हो गया हूँ? दिखावा चल रहा है या एक्चुअली में? नहीं, कुछ दिखावा भी है और कुछ प्रॉब्लम्स भी है. इतना जेन्युइन कभी नहीं हो सकता. इतना नहीं हो सकता कि प्यार में बिल्कुल आप वो पीटने लग गए हो, टी-शर्टें उतार रहे हो. 2 रीजन से होता है. या तो आप दिखावा, प्योरली दिखावा कर रहे हो, जो कि इंस्टाग्राम पे मतलब मेक सेंस कि इट कैन बी दिखावा. लेकिन दूसरा चीज़ होता है लैक ऑफ सेल्फ वर्थ. कि आपकी जिंदगी इतनी ज़्यादा एक चीज़ के बारे में हो गई कि आपको और कुछ दिख ही नहीं रहा है, तभी ना आप एक स्ट्रीम पे रिएक्ट करोगे.
तो इट अ लॉट ऑफ थिंग इज बिकॉज अगेन लैक ऑफ सेल्फ वर्थ. आपको और कुछ दिख ही नहीं रहा अपने अलावा दुनिया में, तो आपका रिएक्शन उस तरीके से निकल रहा है. बिकॉज रिएक्शन इमोशन जो है ना वो अपनी इंटरनल फीलिंग्स अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंगली खुद निकलता है, उस एक्सट्रीमिटीज़ पे निकलता है. तो अगर मैं शेर को देखूंगा तो मैं भागूंगा जोर से ना जी, डॉग को देखूंगा तो कम तेज भागूंगा. तो मेरा इमोशन तो खुद निकला ना, मैंने तो पुश नहीं किया खुद को भागने के लिए तेज शेर के सामने. सेम चीज़ कि मेरा उस मूवी को देख के मेरा इतना एक्सट्रीम रिएक्शन निकल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं मेरे अंदर इतना एक्सट्रीम वॉइड भी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, तभी इतना एक्सट्रीम रिएक्शन. वो वॉइड क्या है? लैक ऑफ सेल्फ वर्थ, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड दैट इज व्हाई इट इज कमिंग आउट सो एक्सट्रीम. तो ये मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि वो दिखावा किया जा रहा है सामने वाली को, बंदी को या बंदे को, कि यार मैं तेरे से देख कितना बेइंतहा प्यार करता हूं. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना, ये भी पॉसिबल है. एंड मे बी सबकॉन्शियसली भी हो रहा है, नॉट ओनली कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली भी इंसान. मेन डू लव बॉम्ब अ लॉट. मेन में लव बॉम्बिंग की आदत बहुत ज़्यादा है, तो वो काफ़ी बार उस चेज के प्रोसेस में इतना ज़्यादा वो करने लग जाते हैं कि जस्ट टू शोकेस द वुमेन, देखो दिस हाउ आई लव यू सो मच. होता है प्यार. बट ऑब्वियसली दैट्स नॉट एनीथिंग दैट इज नॉट सस्टेनेबल, कैन नॉट लास्ट. करेक्ट. आप रोज नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे आप ये चीज़. तो मतलब आप जिस एक्सट्रीम पे ऑपरेट कर रहे हो वो एक्सट्रीम रोज नहीं चलने वाला. मतलब इट इज़ नॉट सस्टेनेबल. इफ इट इज़ नॉट सस्टेनेबल मतलब आप या तो झूठ बोल रहे हो या तो आपको खुद नहीं पता कि आप क्या कर रहे हो. अगर आपको खुद नहीं पता क्या कर रहे हो तो आपको बाद में भी कंफ्यूज ही रहोगे आप. मतलब रिलेशनशिप इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट नाइस. तो डू दे नीड हेल्प? यस, है ना. दे शुड. देख के मुझे लगा कि इन्हें जरूरत है, ये वहाँ मेंटल ट्रॉमा की तरफ जा रहे हैं, इन्हें सिनेमा की जगह वहाँ पे भेजो. थेरेपी जाए. हाँ, थेरेपी लो और ठीक हो जाओ पहले, फिर ऐसी मूवीज में आओ देखने. नहीं, ट्रू, दैट इज ट्रू. ऐसा एक्सट्रीमिटीज पे रिएक्शन इज नेवर हेल्दी. मैं अपनी बात ही कर लेता हूँ कि मैं कभी जैसे गुस्से में आ गया तो पापा मम्मी पे गुस्सा कर दिया, क्योंकि अपने लव्ड वंस पे बंदा इजीली कर लेता है, लेकिन मुझे बाद में इतना ज़्यादा रियलाइज़ होता है कि यार ये मैंने क्यों किया, नहीं करना चाहिए था, उन्हें कैसा लग रहा होगा, मुझे बहुत दुख होता है. अपने ब्रदर पे कर दिया, कभी किया नहीं उस पे वैसे, बट फिर भी इन केस, बट मम्मा पापा पे काफ़ी किया है, मम्मी पापा पे. तो गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आई थिंक गुस्से को कंट्रोल करने से इम्पॉर्टेंट है समझना कि गुस्सा एक दिन में इतना एक्सट्रीम नहीं बिल्डअप होता है. गुस्सा कीप्स बिल्डिंग अप टिल द पॉइंट वी कैन नॉट कंट्रोल इट एंड इट कम्स आउट वेरी एक्सट्रीम. फॉर एग्जाम्पल, आपके मामा पापा कुछ कर रहे होंगे, आपसे बात कर रहे एक तरीके से, आपको पसंद नहीं आ रहा है, या आपको हेल्पलेस फील हो रहा है, पावरलेस फील हो रहा है, या आपको लग रहा है आपको इग्नोर करे जा रहे हैं बार बार. पहले दिन आपने इग्नोर किया, दूसरे दिन आपने इग्नोर किया, तीसरे दिन आपने इग्नोर किया, 5वें 10वें 15वें दिन भी आपको ये फील हुआ, लेकिन अब तक अपने बात नहीं करी इस बारे में कि मुझे ऐसा फील हो रहा है, प्लीज़ चेंज दैट और प्लीज़ डोंट डू दैट. 15वें दिन वो सारा 15वें दिन का इमोशन एक साथ बाहर निकलता है, एंड दैट इज़ व्हाई इट बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड कम्स आउट सो इन अ स्ट्रॉन्ग वे. तो उस पॉइंट पे जब इतने एक्सट्रीम पे बात बढ़ चुकी है तो उतना एक्सट्रीम रिएक्शन निकलेगा. तो पहली बात, डू नॉट लेट दैट हैपन. एक्सट्रीम तक बिल्ड ना होने दो. पहले दूसरे चौथे दिन ऑब्जर्व करना चालू कर दो, बिकॉज द बॉडी हैज़ अ ग्रेट वे ऑफ शोइंग योर इमोशंस. आपका बॉडी पिकआउट करना चालू कर देता है जी, और इस सिग्नल भेजना चालू करता है कि आपके इमोशंस कब आ रहे हैं. प्रॉब्लम इज़ कि हम अवेयर नहीं उन चीज़ों के बारे में कि हाउ डज योर इमोशंस शो अप इन योर बॉडी. मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही है, मेरा चेस्ट हैवी फील हो रहा है, मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे ब्रेथलेसनेस फील हो रहा है, मुझे पसीने आ रहे. बॉडी इज कॉन्स्टेंटली सेंडिंग सिग्नल्स, हम नहीं सुन रहे. तो वो जब पीक पे फटता है तब हम समझ में आता है कि अच्छा ये हो रहा था मेरे साथ. तो पहले स्टार्ट बीइंग मोर ऑब्जर्वेंट ऑफ योर बॉडी एंड माइंड की पहले पिक कर लो. दूसरी बात, मान लो रिएक्ट कर लिया हमने. द वेरी थिंग दैट हैपन्स विथ एंगर, कि एंगर इज ऑफन फॉलोड बाई गिल्ट. कि मैंने इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दे दिया तो अब मुझे क्या हो रहा है, गिल्ट, क्या शिट यार मुझे करना नहीं चाहिए था. नाउ व्हाट विल गिल्ट मेक मी डू? गिल्ट विल अगेन मेक मी डू द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन. गिल्ट मुझे क्या बोलेगा कि तुमने तो ऑलरेडी गलत कर दिया है, अब और सप्रेस करो, अब अपने नीड्स को और कॉम्प्रोमाइज़ करो, बिकॉज तुम तो गलत कर चुके हो, अब तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करो, अब तो थोड़ा उसको पछता लो. तो अपने नीड्स को और हम सप्रेस करना चालू कर देंगे. एवेंचुअली क्या होगा लॉन्ग टर्म में कि फिर से वो पैटर्न बिल्डअप होना चालू हो जाएगा. फिर 15वें दिन तक हम सुनेंगे, फिर 16वें दिन हम फटेंगे, एंड ये पैटर्न बढ़ता ही रहेगा. व्हाट डू हम जब एंगर मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि एंगर मैनेजमेंट टिप्स क्या होंगे. डोंट फोकस ऑन द टिप्स, फोकस ऑन द कॉज. बिकॉज अगर आपको गुस्सा आ रहा था तो किसी पर्पस से आ रहा था. कोई भी इंसान बिना पर्पस के गुस्सा नहीं होता है. आपने किस तरीके से भी रिएक्ट किया गुस्से से, स्ट्रांगली नॉट स्ट्रांगली,
ठीक है, मान लिया कि आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कर दिया, यू शुड बी गिल्टी अबाउट दैट, बट स्टिल टॉक अबाउट द थिंग दैट मेड यू एंग्री. बी apologetic about your reaction कि maybe my reaction was very loud, but still talk about the fact that आपका ये बिहेवियर मेरी तरफ जो है ना मुझे पसंद नहीं आ रहा है, प्लीज डोंट डू दैट. ताकि उनको पता तो चले ना कि आपको क्या बुरा लग रहा है. कौन से 2 ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सबसे ज्यादा आपको सुनने में आए हैं? राइट, आई थिंक फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज द गैप ऑफ रिलेशनशिप्स, कि मैं अपने पार्टनर को समझ नहीं पा रहा हूँ या समझ नहीं पा रही हूँ, एंड क्यों ऐसा है, गैप क्यों. तो आई थिंक दिस गैप इज ह्यूज. तो ये दोनों साथ में आते हैं या अलग अलग? अलग अलग भी आते हैं, साथ में भी कभी कपल काउंसलिंग के टर्म्स में आते हैं. बट ये बहुत बड़ा गैप है. पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट अदर जेंडर एट ऑल, बिकॉज हमें कोई बात ही नहीं की इस बारे में ना. बचपन से तो हमारा चेज रहा है करियर को लेकर, इसको लेकर, उसको लेकर. रिलेशनशिप इज द लास्ट थिंग वी थिंक अबाउट इन लाइफ. तो कभी पता ही नहीं कि दूसरा जेंडर होता क्या, करता क्या, सोचता कैसे है. बहुत लैक ऑफ अवेयरनेस है. घर में भी ऐसी बातें होती नहीं है. वो लैक ऑफ अवेयरनेस फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज द इम्पल्सिविटी, कि आई एम वेरी इम्पल्सिव इन माई एक्शंस, इन माई बिहेवियर्स. गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, या इम्पल्सिव बाइंग, इम्पल्सिव शॉपिंग, इम्पल्सिव तरीके खुद को प्रायोरिटाइज करने के व्हाटएवर. तो इम्पल्सिविटी इज अनदर थिंग दैट कम्स अ लॉट, कि व्हाई एम आई सो इम्पल्सिव. दे वांट टू फिक्स दोस टू थिंग्स. दीस टू थिंग्स आर वेरी कॉमन. ओके, तो इसको कैसे, अगर आप ब्रीफ में बता पाओ, कैसे फिक्स कर सकता है? इम्पल्सिविटी को लिए तो समझना है कि आप जितना इमोशन को सप्रेस करोगे, वो इमोशन उस एक्सट्रीमिटी में निकलेगा, और जितना एक्सट्रीम इमोशन निकलेगा उतना वो इम्पल्सिव रिएक्शन निकलेगा. जैसे मैंने बोला गुस्सा, 15 दिन तक मैंने गुस्से को पिया, तो 16वें दिन गुस्सा, मैं कितना भी आपको एंगर मैनेजमेंट टिप्स दे दूं, आप नहीं कर पाओगे. आप सबको, किसको नहीं पता दुनिया में कि सांस लेनी है, किसको नहीं पता है कि पानी पीना है, बट कोई क्यों नहीं कर पाता है? बिकॉज उस टिप पे, उस एक्सट्रीमिटी ऑफ इमोशन पे, यू डोंट नो व्हाट टू डू. बिल्ड अप एंड वर्क ऑन इमोशनल अवेयरनेस, कि आप वो 16वें दिन पहुंचने ही ना दो इमोशन को. जब भी कोई चीज उस पीक पे पहुंच जाए तो आप नहीं उसको कंट्रोल कर पाओगे. अच्छा, उसे पीक पे नहीं लेकर जाना, पीक पे नहीं ले जाना है. सी सिंपल सा फंडा, अगर आपके सामने शेर आ जाता है ना, आप दिमाग नहीं लगाओगे. एंड दैट इज हाउ वी हैव इवॉल्व्ड. हमारा दिमाग, लॉजिकल जो ब्रेन है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, उसे पता है वो खाएगा ही अब. एग्जैक्टली. मतलब अगर उस पॉइंट पे शेर के सामने मेरा लॉजिकल ब्रेन शट डाउन हो जाएगा. दिस इज हाउ ब्रेन वर्क्स. किसी भी हाई अमाउंट ऑफ थ्रेट पे our logical brain is being taken over by the emotional part of the brain, which is called amygdala hijack. Okay. कि सबसे एक्सट्रीमिटी ऑफ द थ्रेट पे हमारा लॉजिकल ब्रेन हाईजैक हो जाता है हमारे इमोशनल ब्रेन से. दैट मीन्स वी स्टॉप थिंकिंग एंड वी जस्ट स्टार्ट रिएक्टिंग. एंड दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंस जब हम इमोशंस को बहुत लंबे समय तक सप्रेस करना चालू कर देते हैं. अब गुस्सा 15वें दिन तक पीक हो चुका है, तो आपके दिमाग में वही हो रहा है एग्जैक्टली. 15वें दिन तक वो इंसान आपको दुश्मन लग रहा है आपका, जो कि है नहीं. आपको लग रहा है बिकॉज इमोशन इतना बढ़ चुका है अंदर. तो आप वहां तक पहुंचने मत दो ना. तो बेसिकली आप बात कर लो, बात करो, सॉर्ट करो, समझो उसका अलग पर्सपेक्टिव, क्यों कह रहा है, क्या कर रहा है. फाइंड अदर वेज टू डील विद दैट व्हाट यू फीलिंग, ताकि उस एक्सट्रीमिटी तक पहुंचे ही ना वो चीज़. तो दिस इज हाउ दैट बिल्डिंग इमोशनल अवेयरनेस, वर्किंग ऑन हाउ यू हैंडल एंड मैनेज दोज इमोशंस इज हाउ यू डील विद दिस पर्टिकुलर थिंग इन बेटर वे. और रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात, अगेन इसमें भी कम्युनिकेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. कि जब आप कम्युनिकेट करना चालू करते हो ना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे जेंडर के साथ, तो आप समझना चालू करते हो कि आप में और आपके पार्टनर में बहुत बड़े डिफरेंसेस है जेंडर के ही. आप अगेन लाइक यू मेंशन कि इक्वालिटी की कितनी बात कर लो, आप नहीं हो इक्वल. जी, बायोलॉजिकली आप इक्वल नहीं हो. men and women are not equal. They are not equal. There are huge differences and that is the beauty of it. Correct. अगर इक्वली हो तो अट्रैक्ट क्यों होते आप? सही बात है. आपको अट्रैक्ट ही वो इनइक्वालिटी कर रहा है, आपको अट्रैक्ट ही वो डिफरेंसेस कर रहा है. That's so true. तो उस डिफरेंसेस को जानने की कोशिश करो ना, क्या है. एंड वी डू दैट फिजिकली, तो हम उन डिफरेंसेस को जानने के लिए भागते रहते हैं ना, चेस करते रहते हैं. इमोशनली भी ट्राई करो डिफरेंसेस को जानने की, कि इमोशनली वो मेरी वाइफ या मेरे पार्टनर अलग क्यों सोच रहे हैं, मेरा हस्बैंड अलग क्यों सोच रहा है. तो वो क्यूरियोसिटी नहीं है, हम इसको ईगो में ले लेते हैं कि तुम इस तरीके से क्यों नहीं सोच रहे हो, तुम इस तरीके से क्यों नहीं सोच रहे हो, तुम इस तरीके से बार बार क्यों बोलते हो, तुम इस तरीके से बार बार क्यों बोलते हो. बिकॉज वी टेक इट ऑन टू पर्सनली. सो रिलेशनशिप में जब अंदर जाते हैं तो डिफरेंसेस के बारे में हम ओवरली सैचुरेट हो जाते हैं, ओवरली इगोइस्टिक हो जाते हैं, एंड हम लड़ना चालू कर जाते हैं. अगेन द प्रॉब्लम डजंट गेट सॉल्व बिकॉज डिफरेंसेस वाज देयर इन द फर्स्ट प्लेस. इट वाज नेवर अबाउट द ईगो. देयर आर डिफरेंसेस इन विच बोथ पार्टनर्स थिंक. And unless and until you talk about it, come to the common ground, you'll keep on fighting about it. So understand the biology a bit, understand the emotional part of it a bit, and keep communicating, ताकि आप उस point of mid ground तक पहुंचो कि you both are not each other's enemies. आप दोनों साथ में खुद से आए थे, किसी ने आपको फोर्स नहीं किया था साथ में आने के लिए. Correct. मतलब आप दोनों में अट्रैक्शन एग्जिस्ट कर रहा था,
बट आपने शायद समझ को इतना प्रायोरिटाइज किया ही नहीं, अंडरस्टैंडिंग को, अपने आप को प्रायोरिटाइज ज़्यादा किया, एंड दैट इज वेयर काइंड ऑफ ऑल स्टार्टेड शैटरिंग. तो वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर फ्रंट. तो जैसे इमोशंस को समझना सबसे टफ है, हाँ, राइट? तो कैसे पता लग सकता है कि जो सामने वाला बंदा है वो रियल उसके इमोशंस हैं या वो फेक कर रहा है? हाँ, राइट. सी, इमोशंस फेक करना आसान है फॉर अ शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म में नहीं. कई बंदे 1-1 साल पता ही नहीं लगता, 2 साल बाद पता लगता है. टिल द पॉइंट यू आर नॉट इन्वेस्टेड इन दैट पर्सन. ओके. अगर हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं और हम कभी कभी महीने में 2 महीने बात कर रहे हैं, तो हाँ, मैं 1 साल तक फेक कर सकता हूँ. बट इफ आई एम मीटिंग डेली, नहीं, फिर भी है कि जैसे कोई बंदा है वो बेवकूफ़ है, मतलब बेवकूफ़ एज इन कि भोला है. हाँ हाँ हाँ, उसे नहीं पता लग रहा. हाँ. और 1-1.5 साल बाद, 2 साल बाद उसे पता लगता है यार मेरी बंदी या मेरा बंदा तो ये चीजें हो रखी हैं पीछे, और वो मेरे साथ इमोशनली मतलब मैनिपुलेट किया गया. हाँ. नहीं, वो वैसे कैसे पता लगेगा? नहीं, वो डिपेंड करेगा उनके कैपेबिलिटीज के ऊपर भी, वो कैसे उस चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं. बट अगेन जो बात आई ना कि नहीं पता कैसे लगेगा. नहीं, मैं वही बता रहा हूँ कि अगर 2 इंसान साथ में रह रहे हैं, वो इंसान तभी इग्नोरेंट हो सकता है या तो वो अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है, या तो वो आंखें बंद करना चाहता है जानबूझकर. अब ये 2 रीजन से होता है. आंखें बंद करना इंसान कब चाहता है? जब वो रियलिटी एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं है. कि अगर द मोमेंट आई एक्सेप्ट माई रियलिटी देन इट विल हिट मी वेरी हार्ड, आई विल बी लोनली, आई विल बी अलोन, आई डोंट वांट टू फेस द रियलिटी. तो मैं आंखें बंद करके रखूंगा टिल द पॉइंट, मतलब नहीं कर सकता. उस पॉइंट पे मुझे पता चल गया सबको, और मुझे पता चल गया, तो उस पॉइंट तक मैं नहीं कर पाऊंगा. और पहला रीज़न ये पार्ट कि हम उस पॉइंट ऑफ रिलेशनशिप पे बैठे हुए जहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये ऑप्शन है कि मैंने इतना ट्रस्ट बिल्ड कर लिया उस इंसान के साथ, या उस इंसान ने मुझे इतना मैनिपुलेट कर दिया वो ट्रस्ट के साथ कि मुझे पता ही नहीं चल रहा कि एग्जैक्टली कुछ और तरीके से देखना भी है क्या. अगेन वो भी पॉइंट आया था लो सेल्फ वर्थ एंड लो कॉन्फिडेंस के ऊपर ही घूम फिरा कर बात. लेकिन बात जो कही ना आपने कि पता नहीं चलना, अगर 1-2 साल तक अगर नहीं पता चल रहा है, देन इज अ ह्यूज प्रॉब्लम विथ यू कि आप नहीं देख पा रहे हो चीज़ों को. बिकॉज जनरली इमोशंस को मैनिपुलेट करना और ये इमोशंस को देख नहीं पाना कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है अटैचमेंट के टर्म्स में, वो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपके बीच में अटैचमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है. मतलब वी आर रूममेट्स एंड देन आप चीट कर रहे हो, देन आई डोंट केयर, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. बट इफ यू आर रियली पार्टनर्स एंड देन यू आर चीटिंग एंड स्टिल आई डोंट नो, तो तुम या तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ या तो अटैचमेंट था ही नहीं. बिकॉज अगर खुद नोटिस करो ना, अगर 2 पार्टनर्स सच में साथ है तो नेचुरली एनर्जी इज एक्चुअली डिवाइडेड बिटवीन दोज टू. आप समय दोगे उस पर्सन को, उस पार्टनर को, उसका समय बिताना चाहोगे, एनर्जी डालोगे, मेहनत करोगे, टाइम निकालोगे. बट अगर मैं चीट कर रहा हूँ किसी और के साथ, तो मेरा टाइम तो कहीं ना कहीं जाएगा ना जी, मेरा एफर्ट्स कहीं ना कहीं जाएगा, मेरा दिमाग कहीं ना कहीं डिवेट होगा. और अगर मेरा पार्टनर पकड़ नहीं पा रहा है इतना बड़ा गैप कि मैं दिमाग, एनर्जी, टाइम, एफर्ट्स कहीं और जा रहा है, ये तो 2 ही रीजन से होगा ना. या तो मेरा पार्टनर कहीं और बिजी हो चुका है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में, अपनी लाइफ में, अपने काम में, वॉटएवर, या तो वो पिक ही नहीं कर पा रहे हैं छोटी छोटी चीज़ों को बिकॉज ऑफ देयर लो सेल्फ कॉन्फिडेंस की लोनलीनेस वाली चीज़ को लेकर. अगर जो मैन है वो प्रोवाइडर है, यही है क्योंकि हमारी बॉडी भी उस हिसाब से बनी है. कि अब ये कह सकते हो आप, कहने में सही है कि मेन एंड वीमेन आर इक्वल, बट पॉसिबल नहीं है. मतलब अगर आप टेक्निकली देखोगे, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल. क्योंकि आप अगर समझ रहे हो, वो एक में एक आधा लड़की आप लड़ सकती है, क्योंकि रब ने ही नहीं ऐसा बनाया, परमात्मा ने बनाया है. लड़की जल्दी थक जाती है. और तो मैन अगर प्रोवाइडर है तो लड़कियां क्यों प्रोवाइडर बनना चाहती हैं? और इज इट फाइन टू बी अ प्रोवाइडर एट होम? सी, इसके दो आई विल टेल यू 2 फायदे भी, नुकसान भी है. जब आप फाइनेंशियली फ्री होते हो ना, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, सिक्योरिटी आता है, एंड आपके पास एक अथॉरिटी भी आता है अपनी लाइफ को अपने टर्म्स में जीने का. बिकॉज हमने मान लिया कि लेट्स से कि मेन आर प्रोवाइडर्स एंड मेन आर डूइंग एवरीथिंग फॉर द फैमिली, वुमेन आर नॉट डूइंग दैट. लेकिन इस प्रोसेस में कितने मेन उसका गलत फायदा भी उठाते हैं, अब्यूज के फॉर्म में, डोमिनेशन के फॉर्म में, सप्रेशन के फॉर्म में. सब नहीं कर रहा है एग्जैक्टली. उसमें ये नहीं है कि अगर वो विमेन अगर प्रोवाइड कर रही है या नहीं कर रही, जिसने ये करना है वो तो ये करेगा ही. हाँ, फिर भी कम चांसेस हो जाएगा. ओके. कि लेट्स से कि अगर अब कोई कर रहा है वो चीज़, सो नाउ द वुमेन इज ऑल्सो फाइनेंशियली फ्री एंड इंडिपेंडेंट, एंड अब कोई कर रहा है, तो दे हैव एटलीस्ट द स्पेस टू गेट आउट ऑफ द मैरिज. उस वक्त तो स्पेस नहीं था ना, आप तो बंधे हुए उसके साथ.
क्योंकि वो काम कर रही है तो वो छोड़ सकती है। राइट, अब आप एटलीस्ट फ्री हो ना उस फॉर्म में कि अपनी लाइफ को फोकस कर सको। लेकिन आज मैं नूरा फतेही का पॉडकास्ट देख रहा था, आई डोंट रिमेम्बर किसके साथ था, बट उसने ये बोला कि आई एम ओके टू बी अ हाउसवाइफ, अगर बंदा मेरे को प्रोवाइड कर रहा है तो मुझे अच्छा लगेगा। अगेन डिपेंड्स ऑन द पर्सन, है ना? इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। सी आप खुद सोचो ना, विमेन को दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट काम दिया गया है, जी, ब्रिंगिंग अ लाइफ ऑन अर्थ। ऑन अर्थ। इससे ब्यूटीफुल काम, इससे गॉडली काम क्या हो सकता है? यू लिटरली बीइंग अ गॉड, आई मीन बाय ब्रिंगिंग लाइफ इनटू द नेचर। 9 month का प्रोसेस, देन गिविंग बर्थ टू द चाइल्ड, देन नर्चरिंग द चाइल्ड, फीडिंग द चाइल्ड, एंड कुछ इनिशियल ईयर्स में बच्चा भी मॉम से ही अटैच्ड होता है सबसे ज़्यादा। दैट का पार्ट बहुत लेट आता है। तो बायोलॉजिकली एज वेल मॉम का जो रोल है, किसी मदर का या किसी वुमेन का रोल है, हमेशा बायोलॉजिकली बना हुआ है स्ट्रॉन्ग। बट दैट बीइंग सेड, इंसान एक ऐसा क्रिएचर है ना जो दिमाग से काफ़ी इवॉल्व कर चुका है जी। तो वो जब पावर डायनेमिक देखता है ना, उसका गलत फ़ायदा बहुत लोग उठाता है। एंड जब वो पावर डायनेमिक से गलत फ़ायदा उठाना चालू करता है, तो वी नीड टू हैव सर्टेन थिंग्स इन प्लेस एज वेल, ताकि वो चीज़ें कम होती जाए। एंड दैट इज़ वेयर आई स्टिल फील कि women freedom and women providing thing helps them at least in this cause, because पिछले generations में बहुत abusive था। पिछले से पिछले generations में कितना sense of abuse physical mental level पे होती आती थी चीज़ें, लोग के पास authority नहीं था बात करने का जी, because नहीं है। तो again ये बात सही है आपकी कि हाँ, you do not get lost in that meaning. Yes, you want to be financially independent, you want to be free, absolutely true, but हाँ जो चीज़ है ना कि as a feminine thing, वो मत खो। You are a feminine and that is the most beautiful thing on earth if you're being absolutely feminine. That the same way I'm being absolutely masculine. हम दोनों अगर अपने रोल्स पे वो निभा के चलेंगे ना, तो the best beautiful relationship will come out of that. कल अगर बंदा बोले कि मैं भी लड़कियों की तरह ही बिहेव करना चाहूंगा, बिल्कुल, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। Absolutely, you won't get attracted to the person. तो आप सेम चीज करना चाह रहे हो और आप बोल रहे हो कि लड़कों को प्रॉब्लम ना हो। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल। सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंडिपेंडेंस अपनी जगह होती है, लेट देम डू, या हाँ, बट कुछ अलग पार्ट जहाँ पे आप वो पार्ट एंड वो रोल जो चीज़ें हैं जहाँ पे आप सेफ्टी सिक्योरिटी बिल्ड कर सको, नर्चरिंग केयरिंग बिल्ड कर सको, डोंट मिस आउट ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज दैट इज अ वन टाइम थिंग इन दिस वर्ल्ड। इसमें कंपटीशन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, जो मैन है वो मैन ही रहेगा, जो विमेन है विमेन ही रहेगी। राइट, एब्सोल्युटली। बट इसमें आई टेल यू, थोड़ा साइकोलॉजिकल एंड सोशल पर्सपेक्टिव में डालूं इस बात में, जब ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ सप्रेशन कोई कम्युनिटी देखता है ना, तो उनका रिटेलिएशन बहुत एक्सट्रीम फॉर्म में आता है, एंड ये हर एक कम्युनिटी के साथ होता है जी। बी द दलित्स इन इंडिया, बी द ब्लैक्स इन अफ्रीका, ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ सप्रेशन, एंड यू वुड नोटिस कि हाउ कितना वो एक्सट्रीम फॉर्म में जब वो रिटेलिएट करते कितनी एक्सट्रीम में चीज़ें होती है। सेम कहीं ना कहीं वुमेन के साथ भी हुआ है, एंड नॉट इन अ गुड वे। बहुत सालों 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 तक सप्रेस किया गया वुमेन को एज अ कम्युनिटी। वाई? बिकॉज ऑफ द पावर डिफरेंस। Because I'm strong, so I can take the decisions, I make the rules, I'll make the whole laws around my man. This is really sad. गलत है। बट वही प्रॉब्लम एज अ वुमेन समझना ज़रूरी है कि यस, हम अग्री कर रहे हैं इस बात को कि आपके साथ, आपकी कम्युनिटी के साथ बहुत बहुत गलत हुआ है, बहुत सालों तक गलत हुआ है, बट उस सारे ईयर्स ऑफ स्ट्रगल्स को आपकी बॉडी में बैठ चुकी है वो चीज़, वो बिकॉज ट्रॉमास पास थ्रू जनरेशंस, एक जनरेशन से वो पास करता जाता है। इनफैक्ट आज के हमारे जनरेशन ऑफ वुमेन से आप बात करो ना, उन सब का सबसे कॉमन डर आप नोटिस करोगे वो है कि आई डू नॉट वांट टू बी ट्रीटेड द सेम वे माय मॉम वाज ट्रीटेड एट होम। कि उनको नहीं चाहिए कि जैसा आप मेरे मदर को मैंने देखा ट्रीट होते हुए अपने घर पे, अपने इन लॉज से और अपने हस्बैंड से, अपने जो रिस्पेक्ट नहीं थी उनकी। यही रीजन है कि वो आज शादी भी नहीं करना चाहते। एग्जैक्टली राइट। तो यही बात, एग्जैक्टली एब्सोल्युटली, सबसे उनके दिमाग में डर है। बिफोर इवन गेटिंग टू द मैरिज दे आर स्केयर्ड ऑलरेडी कि कुछ बहुत गलत हो जाएगा मेरे साथ। लेकिन द होल थिंग अबाउट कि ये डर आपके दिमाग में है, जायज़ है, बट बिकॉज ऑफ दिस फियर, इफ यू आर बीइंग एक्स्ट्रा अलर्ट टू द पॉइंट दैट यू आर नॉट इवन ग्रोइंग इन लाइफ, देन इट्स अगेन अ ट्रॉमा रिस्पॉन्स। तो आपके डर जायज़ है, अंडरस्टैंड द पॉइंट कि आप वो ट्रॉमा को रिलीव नहीं करना चाहते हो, बट नॉट एवरीवन इज गोइंग टू गिव यू दैट ट्रॉमा। तो आप अलर्ट रहो, बिल्कुल रहो अलर्ट, बट एक्स्ट्रा अलर्ट रहने पे, एक्स्ट्रा क्रिटिकल रहने पे आप उन लोगों को ट्रॉमा दे रहे हो, उन मेन को भी ट्रॉमा दे रहे हो फॉर दैट मैटर, जिन्होंने आपको कुछ नहीं किया था। द पर्सन वाज ट्राइंग टू हेल्प यू समहाउ। तो आई थिंक वो एक्स्ट्रा क्रिटिकल अवेयरनेस, अगेन बैक अगेन टू द होल पॉइंट, इमोशनल अवेयरनेस, बी ऑब्जर्वेंट ऑफ व्हाट यू फीलिंग एंड वेयर इज दैट कमिंग फ्रॉम। जैसे बात की ना कि सप्रेशन एज अ मैन, हमारे अंदर भी सप्रेस किया गया इमोशंस, एंड हमारे जो हमने भी देखा है कि अ लॉट ऑफ मेन टेक आउट दैट इमोशनल सप्रेशन थ्रू
पावर, अथॉरिटी, गुस्सा, एंगर, तो रोड रेज, अल्कोहल अब्यूज, सब्सटेंस अब्यूज, डिप्रेशन, सुसाइड सबसे ज़्यादा मेन में है। क्यों है ज़्यादा? बिकॉज इतना सप्रेस करने की हमें आदत हो चुकी है ना, हमें निकालने के बस 2-3 मौके पता है, ऑप्शन पता है। या तो बैठ के दारू पियो, या तो सब्सटेंस अब्यूज करो, ड्रग अब्यूज करो, या तो मारो पीटो किसी को जाकर, या तो सुसाइड कर लो। हमें और क्या पता है जी। बट अगर हम ये पाथ ना लेके, आई वॉन्ट टू बिल्ड अ होमली लविंग एनवायरमेंट एट माई होम, मतलब हम इन ट्रॉमा से फाइट करके वो बिल्ड करना चाह रहे हैं। सेम गोज फॉर वुमेन एज वेल। अगर वो वुमेन भी इस पार्ट को अथॉरिटी लेके, ओके माई पार्टनर इज trying to do the best for them, of course they can never be as emotionally aware as you are, because you had an option from the day one to speak about your emotions. We did not have. तो इक्वालिटी तो नहीं आने वाली उस इमोशंस में आज के जनरेशन में, 2-3 जनरेशन बाद होगी वो चीज़। बट वो गुस्सा, वो फ्रस्ट्रेशन पास्ट जनरेशंस का आप अपने जनरेशन में निकालोगे जी, तो लाइफ विल गेट ओनली मिजरेबल फ्रॉम देयर। अभी आपने बोला था कि आप मैनिफेस्टेशन में नहीं बिलीव करते, व्हाई इज दैट? अगेन वेरी सिमिलर रीजन कि मैनिफेस्टेशन इतना ज़्यादा, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम, बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, इतना इसको ग्लोरीफाई किया जाता है ना, एंड जस्ट फॉर वन रीज़न कि आपको दुनिया को ये दिखता है कि इसके थ्रू मुझे मिल जाएगा जो मुझे चाहिए, तो वो दुनिया को डिल्यूजन में और डाल देता है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फॉलो मैनिफेस्टेशन नॉट बिकॉज ऑफ द एफर्ट पार्ट, इट्स बिकॉज ऑफ द मैजिक पार्ट, कि कुछ तो भाई जादू हो रहा है, आप ये करके तो पक्का मुझे, मैं 15 बार लिखूंगा रोज पेपर पे, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी, आई एम वर्दी। आसान है ना, मैं कर दूंगा रोज, मैं 15 बार लिखूंगा आई एम वर्दी, आई विल बिकम अ वर्दी पर्सन। बट कुछ नहीं चेंज होगा आपके 15 बार वर्दी लिखने से। वर्दी आप तब सच में खुद को मानोगे जब सच में आप वैसे एक्टिविटीज करोगे, एक्शंस लोगे, ग्रोथ करोगे, और वो बिलीव करना इंटरनली चालू करोगे। तो मेरे अकॉर्डिंगली ना ऐसी कहानियाँ या ऐसे चीज़ें डिल्यूजन ज़्यादा क्रिएट करती है मासेस में कंपेयर टू द ग्रोथ पार्ट। एंड अगेन द सेकेंड पार्ट ऑफ इट कि रिजल्ट इज नेवर गारंटीड इन एनीथिंग। तो ये चीज़ भी क्लैरिटी रखो कि आप 100% बेस्ट कर सकते हो अपना, बट स्टिल समथिंग रॉन्ग कैन हैपन विथ यू, एंड दैट इज नॉट योर प्रॉब्लम। देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स दैट इम्पैक्ट एवरीथिंग कि कुछ ना कुछ हिलने डुलने का मौका तो हमेशा रहता है। तो आप वो दो अवेयर में रहो कि आप अपना मेहनत करो, अपना एक्शन लो, अपनी तरीके से वर्क करो चीज़ों को। रिजल्ट पे फोकस्ड हर कोई रहता है, दैट इज व्हाट ड्राइव अस। सो ऐसा नहीं बोल सकते कि फल की चिंता मत करो, फल की चिंता करते हर कोई करता है, बोलो या ना बोलो, लेकिन इतना उसमें फिक्सेटेड ना हो जाओ कि आप कर्म ही भूल जाओ। कर्म पे फोकस होना चाहिए, फल का भी सोचना चाहिए, तभी तो हम कर्म को डिसाइड करेंगे कितना करना है कितना नहीं करना है। लेकिन डोंट बी सो फिक्सेटेड ऑन द फल कि कर्म ही भूल जाए कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और शॉर्टकट ढूंढना चालू कर दे। जी। डू यू बिलीव इन गॉड? रब में मानते हो? You don't? I don't मतलब अगेन गॉड को अगर हम यूनिवर्सली एक पार्ट बोल दे जहाँ से यूनिवर्स स्टार्ट होता है, हाँ जी, ठीक है, फेयर इनफ, बट द रिलीजियस वे ऑफ डिस्क्राइबिंग गॉड इज समथिंग आई डोंट बिलीव इन। Do you pray? नो। Okay. Why is that? अगेन द होल सिंपल रीजन कि देयर इज नो प्रूफ फॉर दैट। कोई भी रिलीजन प्रूव नहीं कर पाएगा ना इस चीज़ को कि देयर इज समथिंग। जी, जो हम जिस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं उस गॉड को, क्या वो डिफिनेशन रिलाई करता है? आई अप्रिशिएट द आइडिया ऑफ रिलीजन, हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि दुनिया को, मासेस को एक डायरेक्शन देने के लिए, मोरालिटी का डायरेक्शन, एक पर्पस, एक तरीका लाइफ जीने का बहुत ज़रूरी है। मैं मे बी शायद एक प्रिविलेज्ड पॉइंट से आके कह रहा हूँ कि मैं नहीं मानता हूँ और दुनिया को नहीं मानना चाहिए। आई डोंट थिंक अबाउट दैट। आई थिंक इंडिया, द वर्ल्ड नीड्स अ रिलीजन बिकॉज इट गिव्स यू डायरेक्शन एंड मोरालिटी एंड सेंस ऑफ पर्पस। एंड इनफैक्ट जब आपके साथ बहुत कुछ बुरा हो जाता है ज़िंदगी में, तो आप किसी बिलीफ से क्लिंग भी करना चाहते हो, बिकॉज वही तो आपको होप देता है ना। अगर मेरा कोई लव्ड वंस हॉस्पिटल में बैठा हुआ है, मैं क्या करूँ मैं? आई एम सो हेल्पलेस। मे बी दैट गॉड विल गिव मी दैट थॉट ऑफ गॉड विल गिव मी दैट सेंस ऑफ होप कि शायद सब कुछ सही हो जाएगा, एंड दैट विल कीप मी अलाइव, एंड मे बी द पेशेंट एज वेल। तो ज़रूरी है, दुनिया के लिए ज़रूरी है, बट आई डोंट बिलीव इन इट। आप पहले मानते थे? मतलब बचपन में यस, बट नॉट आफ्टर थोड़ा रिसर्च, स्टडी एंड फोकस करना चालू किया। उसके बाद हाँ, you don't? हाँ। ओके। पैसा कितना इम्पोर्टेंट है आपके लिए? मेरे लिए या दुनिया के लिए? आपके मतलब आपके लिए? मेरे लिए बहुत ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर सिक्योरिटी, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द क्वालिटी ऑफ लाइफ आई वांट टू लिव, बट नॉट मोर देन दैट। मेरे लिए बाकी चीज़ें लाइक माई हेल्थ, माई फैमिली, माई पर्सनल गोल्स, माई वैल्यूज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे ऊपर किसको रखोगे? लाइक हेल्थ, फैमिली फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली, एंड देन द मनी कम्स? मनी देन, यस। अंडरस्टूड। तो अगर एक बंदा सिर्फ पैसे के बारे में ही सोच रहा है, तो वो इमोशनली स्टेबल है? मोस्टली नहीं।
नहीं, मोस्टली नहीं। कोई भी, आई टेल यू कि कोई भी चीज़ हम जो एक ओवर द टॉप चेज करते हैं, हाँ जी, वो चेज एक वॉइड से आता है। कोई भी चेज बिना वॉइड के नहीं आता है। तो जहाँ चेज है वहाँ वॉइड है, जहाँ वॉइड है वहाँ इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, राइट? तो और जितना चीज़ बाहर चेज कर रहे हैं उतना वो एक्सट्रीम है, जो अंदर चेज कर रहा है वहाँ शांति है, राइट? तो ये पार्ट है, मतलब ये तो दैट इज ट्रू कि आप, क्योंकि उसका एंड पॉइंट नहीं ना कि अ लॉट ऑफ पीपल जो चेज कर रहे हैं मनी को, ठीक है मान लेते हो चेजिंग मनी, बट व्हाट डू यू वांट आउट ऑफ मनी? आर यू क्लियर अबाउट व्हाट यू वांट मनी? सो मनी कैन ओनली मेक यू हैप्पी if you are aware of what you're going to do with that money. If you don't know what you're going to do with that money, then you're not wanting money, you're wanting the kick out of that money. लोगों को नहीं पता एक्चुअली में कि क्या चाहिए, पैसा चाहिए, क्यों चाहिए, नहीं पता। मतलब आप तो वो फीलिंग चेज कर रहे हो, फिर आप मनी चेज नहीं कर रहे हो, क्योंकि यही सुना है, यही देखा है, हाँ, तो वो आप चेज कर रहे हो। बिल्कुल, दैट्स सो ट्रू। एक बंदा है या बंदी है, वो नॉर्मल लाइफ जी रहा है, अचानक से उसको एंजाइटी और ये सब होने लग जाता है, तो ये पुराना उसको हिट बैक कर रहा है, या कोई विटामिन डी या प्रॉब्ली B12 या XYZ जो भी विटामिन है उसकी कमी की वजह से हो सकता है, या कोई पुराना हिट बैक की है चीज़? कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स होते हैं। काफ़ी बार डिफिशिएंसी भी होती है और काफ़ी बार पुराने स्ट्रगल्स भी होते हैं, पुराने ट्रॉमास भी होते हैं। अब जैसे बॉडी, और जो हम डिप्रेशन की बात करते हैं, एंग्जाइटी की बात करते हैं, ये एक सिंपल सा तरीका है बॉडी को अगेन वार्न करने का आपको कि समथिंग इज मिसिंग। वो तो आपकी बॉडी की डिफिशिएंसीज भी आ सकती है। अगर आपका आयरन लो है, हाँ जी, करेक्ट, तो आपके अगेन बॉडी तो सिग्नल भेजेगा ना भाई कुछ लो है, यू स्टार्ट टू फील फटीग्ड, यू स्टार्ट टू गेट टायर्ड, यू स्टार्ट टू एग्जॉस्टेड, आपका मूड कॉन्स्टेंटली लो रह रहा है। ये बॉडी जो बेचैनी है वो कैसे फिक्स एंग्जाइटी, होगी? हाँ एंग्जाइटी, बेचैनी इज एंग्जाइटी बेसिकली। एंग्जाइटी, अब ये समझना है कि एंग्जाइटी इज ऑफन अगेन समथिंग जो हम बार बार चीज़ों को इग्नोर करे जा रहे हैं। एंग्जाइटी रूट्स फ्रॉम अनसर्टेनिटी। अगर हम ऐसे इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं जहाँ पे हमें पता ही नहीं कि होने क्या वाला है, मतलब अनसर्टेन एलिमेंट्स आर मोर देन द सर्टेन एलिमेंट्स। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं जॉब में रहने वाला हूँ अगले मंथ या नहीं रहने वाला हूँ। तो मुझ जॉब के बारे में बेचैनी बढ़नी चालू हो जाएगी, ना मेरा मन लगेगा जॉब करने का, ना मैं मन करेगा बाहर चीज़ करने का, बट कुछ निकाला भी नहीं अब तक, तो मैं फंसा हुआ हूँ बीच में। सो इफ आई एम स्टक इन बिटवीन, दैट इज एंग्जाइटी। सो गेट एन आंसर, फाइंड सर्टेनिटी, फाइंड क्लैरिटी। लेकिन अगेन समटाइम्स अगर ये बहुत लंबे समय तक चल जाता है चीज़, देन इट बिकम्स अ डिसऑर्डर, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, एंड दैट इज वेयर यू शुड ट्राई टू टेक प्रोफेशनल हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड डीलिंग विथ इट। बिकॉज नॉर्मली भी बहुत अगेन अवेयरनेस है नहीं हमें जनरली एज अ होल वाइड सोसाइटी एज वेल। अवेयरनेस, इमोशंस की अवेयरनेस बहुत कम है, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स की अवेयरनेस और ज़्यादा कम है। तो उसको फिगर आउट करना, हेल्प सीख करना, अंडरस्टैंड करना अपनी बॉडी, अपने ब्रेन को बेटर तरीके से, तो आप एटलीस्ट एक बेटर पॉइंट पे पहुंच सकोगे ना चीज़ों को डील करने के टर्म्स पे। सो आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, यूजुअली मैं सबसे पूछता हूँ कि आप जिंदगी जी रहे हो या काट रहे हो? आई एम रियली हैप्पी टू से कि मैं जी रहा हूँ। कुड यू प्लीज एलैबोरेट लाइक हाउ? जो द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई एम लिविंग राइट नाउ, जो मैंने कहा कि मेरे लिए पर्पस, फैमिली, अपना पर्सनल हेल्थ, अपनी पर्सनल लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है। लकली मैं उस पॉइंट पे पहुंच गया हूँ जहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें लिव कर रहा हूँ जो मैं चाहता हूँ जिस तरीके से ना, मतलब आई डू नॉट लिव अ वेरी रशी लाइफ। मेरे पास इतना समय होता है कि मैं सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक जाऊँ फैमिली के साथ। मेरे पास इतना समय होता है कि मैं कुक करूँ खाना खुद का। मेरे पास इतना समय होता है कि मैं अपने आवर्स खुद डिसाइड करूँ कितने सेशंस मुझे लेने हैं दिन में। मेरे पास फिर कुछ समय होता है कि मैं अपने फैमिली के साथ पार्क में जाऊँ, खेलूँ, कुछ स्पोर्ट्स खेलूँ, क्रिकेट खेलूँ एट टाइम्स। इतना समय होता है कि मैं रात में उनके साथ बैठ के नाइट वॉक पे भी निकल जाऊँ, मूवी देखूँ साथ में बैठ के, एंड स्टिल बी एबल टू अर्न द अमाउंट ऑफ मनी दैट आई वांट टू अर्न। अगेन बेस्ड ऑन माई फीलिंग्स। ऑब्वियसली ज़्यादा कर कोई, अगर मैं मेरे से ज़्यादा मेहनत करेगा ज़्यादा पैसे भी कमा लेगा, बट मेरे लिए इट्स हैप्पी। बट मुझे लगता है कि पैसे से ज़्यादा, किसी भी चीज़ से ज़्यादा, ये जो लाइफ है यही पर्पस है कि आप फैमिली के साथ अगर टाइम बिता पा रहे हो, अगर आप 2 लाख रुपए कम भी कमा रहे हो, बिल्कुल, बट ये आपको टाइम दोबारा नहीं मिलेगा। बिल्कुल नहीं, मतलब इससे ब्यूटीफुल पर्पस, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नथिंग बीट्स दिस पर्पस। आई मीन द जॉय ऑफ स्पेंडिंग टाइम विथ योर, आप उनके साथ कॉफी पी रहे हो, एब्सोल्युटली बातें कर रहे हो, आप अगर वो सेटिस्फाई है इस चीज से और आपके पास इतना पैसा है, दिस इज लाइफ, दिस इज इट, मतलब यही लाइफ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच, यही था। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू।
उस वक्त जब आई वाज इन इंजीनियरिंग, आई वाज डूइंग अ मास्टर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उस पॉइंट पे एक पॉइंट रियलाइजेशन हिट किया था मुझे कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल सफ़र बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग अबाउट देमसेल्व्स, कि बहुत कम अंडरस्टैंडिंग, स्पेशली माइंड को लेकर, इमोशंस को लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर गैप बहुत ज़्यादा है. एंड दैट इज़ द गैप आई वांटेड टू ब्रिज, एंड दैट इज़ वेयर मतलब उस गैप को मतलब अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी अवेयरनेस, अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली आई रोट माई फर्स्ट बुक. Again, just a pure experiment I did in that regard, self-help book, How to Unleash Your True Potential, and book काफ़ी अच्छी चली, मतलब it went very popular. And that is where the journey started.